नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपकी कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको इन केसेस को कैसे पढ़ना है, ये केसेस इम्पोर्टेंट क्यों हैं और क्या बेनिफिट है। देखिए, एग्ज़ाम में तो ये आ ही रहा है, ये तो बेटर है। इसके अलावा यूपीएससी ही नहीं, हर एग्ज़ाम में लगभग आ ही जाते हैं। अगर ये केस नहीं आते हैं तो इनसे जुड़े तथ्य आ जाते हैं, और ये जितने भी केस मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैं। इनसे आपकी संविधान की कुछ धाराएं भी क्लियर हो जाएंगी और आपको बेसिक लॉ की कुछ जानकारी भी हो जाएगी। कैसे, देखिए, ये जो आपके सामने चार्ट है इसमें कुछ टॉपिक दिए हैं और उनसे जुड़े हुए केस दिए हुए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा केस रिलेटेड टू अमेंडमेंट। ये संविधान संशोधन से जुड़े हुए केस हैं, जिसमें पहला जो केस है गोरखनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट। तो वर्सेस का मतलब आप समझ रहे हैं, पहला पक्ष और दूसरा पक्ष। जब भी केस लिखे जाते हैं इसी तरीके से लिखे जाते हैं। तो गोरख वादी है, पंजाब स्टेट प्रतिवादी है, यानी एक पक्ष है एक विपक्ष है। तो इस केस में गोरखनाथ जी की तरफ से ये कहा गया था कि भाई संविधान सभा, जो संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, इनको संशोधित करने का अधिकार संसद को नहीं है। यानी संसद हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अदालत ने ये बात मानी और अदालत ने जो निर्णय दिया वो ये दिया कि हमारे भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो ये याद रखिएगा, गोरखनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था वो यही आया था कि संविधान जो संसद है उसको मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ केस है। अगला देखते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है और अक्सर ये भी एग्जाम में आता रहता है। इस केस में क्या हुआ कि जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने अपना पिछला डिसीजन बदलते हुए इस बार क्या कहा, इस बार उसने कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन एक सीमा तक। संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उस सीमा तक किया जा सकता है जिससे कि हमारे जो मूल संविधान हैं, जो हमारे संविधान का मूल ढांचा है, वो नहीं बदलना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है। इसमें पिछले केस में गोरखनाथ जी में जो उन्होंने आदेश दिया था उसी को इन्होंने रिवर्स कर दिया। गोरखनाथ केस में उन्होंने कहा था संशोधन का अधिकार नहीं है। केशवानंद भारती केस में उन्होंने कह दिया हाँ, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। अब आते हैं अगले टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं अब अगला केस, पीआईएल। पीआईएल का मतलब जनहित याचिका। जनहित का मतलब क्या है? जनहित का मतलब है जनता का हित। और जनहित याचिका एक ऐसा केस, एक एप्लीकेशन कोर्ट के सामने, और उस केस में एक ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जहाँ पर जनता के हित का हनन हो रहा हो। कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग अफेक्टेड हो रहा हो, या गरीब तबके हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत जनहित के लिए याचिका दाखिल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके अधिकारों का हनन हुआ है वही केस करे। जनहित के केस में चाहे जिसके अधिकारों का हनन हुआ है वो केस कर सकता है, या कोई समाज सेवक कर सकता है, या कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि भाई ये जनता के हित से जुड़ा हुआ कोई मैटर है, या जनता के हित से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसको वो पीआईएल के जरिए न्यायालय के सामने ला सकता है। तो यहाँ पर क्लियर है कि फर्टिलाइज़र निगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो है डायरेक्ट आर्टिकल 32 से जुड़ा हुआ है, पीआईएल से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है जनहित याचिका से कौन सा केस जुड़ा हुआ है, या आर्टिकल 32 से कौन सा केस जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ।
देखिए आर्टिकल 32 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आर्टिकल 32 भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल 32 है क्या? देखिए हमें हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें छठा मौलिक अधिकार जो है ये है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा था। ये इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हर भारतीय नागरिक को सरकार के खिलाफ लड़ने की शक्ति देता है, सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जाने की शक्ति देता है। अगर आपके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के जरिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। जो आर्टिकल 32 के तहत जो एप्लीकेशन लगती है उन्हें रिट बोला जाता है। रिट 5 तरह की होती हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी रिट होती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो आप आर्टिकल 32 के तहत जाते हैं। यही अगर आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो आप आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी देखिए 2 मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी क्लियर हो गए, एक केस भी तैयार हो गया, प्लस हमारा जनहित याचिका क्या होती है ये भी हमें पता चल गया। यहाँ से हमें 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। जनहित याचिका क्या होती है, जनहित याचिका से जुड़ा हुआ एक केस भी हमारा क्लियर हो गया, और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये बात क्लियर हो गई। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ये बात भी क्लियर हो गई। तो जब आप इस तरीके से केस लॉ पढ़ेंगे ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक लॉ की जानकारी है वो क्लियर हो जाएगी। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। डायरेक्ट आर्टिकल से कम आ रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई बातों से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अगला केस क्या है। अगला केस है बच्चों से संबंधित। इसमें एमसी मेहता एक समाज सेवक हैं, और ये PIL जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह में लगाते रहते हैं, और जो समाज से जुड़ी समस्याएं उन्हें उठाते रहते हैं। अब इस केस में इन्होंने क्या किया, MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु स्टेट है, इन्होंने हाई कोर्ट में लगाई होगी अपनी एप्लीकेशन, और उसी को फॉरवर्ड होते होते बाद में सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन ये आया होगा। चलिए देखते हैं MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु स्टेट में क्या था। इसमें मेहता जी ने कहा कि जो खतरनाक जगह हैं काम करने की, फैक्ट्री हैं, रासायनिक फैक्ट्री हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पर बच्चों से काम लिया जाता है। प्लस कई ऐसी जगह हैं जहाँ 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम लिया जाता है। तो ये जो केस हमारा जुड़ा हुआ था, ये आर्टिकल 24 और 39 से जुड़ा हुआ है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम ना लिया जाए, और उससे ऊपर की उम्र के भी जो भी बच्चे हैं उनसे भी ऐसी जगह काम न लिया जाए जहाँ कंडीशंस ख़राब हैं, संकटपूर्ण कार्य नहीं लिया जाए। एक तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम ना लिया जाए, और अगर वो बाई चांस 14 साल से ऊपर का भी है तो भी उससे खतरनाक काम ना लिया जाए। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर 2 केस हैं MC मेहता जी के, MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु स्टेट और MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तमिलनाडु स्टेट के खिलाफ जो केस था ये बच्चों से संबंधित था। यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ जो इनका केस है ये जुड़ा हुआ है हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से, प्रदूषण से। अब ये क्या केस है, ये केस है आपका जो गंगा नदी जो है कानपुर होके आती है, कानपुर शहर के किनारे होके आती है। तो कानपुर शहर जो है चमड़े की फेमस है, कानपुर शहर में चमड़े की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। तो जो चमड़े का वहाँ काम होता है, तो फैक्ट्रियों से जितना भी वेस्टेज होता है, बचा कुचा जो भी होता है, वो सारी गंदगी गंगा जी में बहा दी जाती थी, जिससे गंगा जी का पानी पॉल्यूट हो जाता था, प्रदूषण उसमें बढ़ जाता था। और गंगा जी को सभी लोग हिंदू धर्म में ज़्यादा मानते हैं, हम सभी लोग मानते हैं, और उसका जल भी ग्रहण करते हैं, और लोग श्रद्धापूर्वक नहाते हैं, जल ग्रहण करते हैं, सब काम करते हैं। तो वो चीज़ जो आ गई वो हमारे जीवन से जुड़ गई, यानी ये मानव जीवन के खिलाफ किया गया एक काम हो गया। ये जो प्रदूषण डायरेक्ट गंगा जी में किया गया, इससे हमारे जीवन पर खतरा आ गया। और संविधान ने हमें आर्टिकल 21, यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल भी हमारा क्लियर होगा, आर्टिकल 21 जो जीवन से जुड़ा हुआ है उसका हनन हो रहा है।
ये मौलिक अधिकार का हनन कहलाया गया कि अगर गंगा जी को पॉल्यूट किया जा रहा है तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि अगर कोई गंगा जी के जल को प्रदूषित कर रहा है या पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है तो ये जनजीवन के लिए हानिकारक है, और जहाँ जीवन के लिए हानिकारक है तो ये ऑटोमेटिकली आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 का हनन है। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि MC मेहता जी का जो ये दूसरा केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला केस है फ्री मेडिकल हेल्प टू पुअर्स, गरीबों को मुफ्त चिकित्सीय सहायता दिया जाना। अब परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस है। इसमें परमानंद कटारा जी ने ये बात रखी, अब यहाँ पर हमारे एक आर्टिकल क्लियर होगा 39 कैसे होगा देखते हैं। परमानंद कटारा जी ने कहा कि भाई हमारे संविधान में आर्टिकल 39 में कहा गया है कि हर गरीब आदमी को मुफ्त विधिक सहायता दी जाएगी। अब मुफ्त विधिक सहायता क्या होता है? मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, पैसे नहीं है उसके पास, और किसी तरीके से वो किसी केस में फंस जाता है और वो अपना बचाव ही नहीं कर पाएगा तो उसे सज़ा हो जाएगी, निर्दोष होगा तो भी सज़ा हो जाएगी क्योंकि वो वकील ही नहीं कर सका। तो इसलिए कानून ने, क्योंकि कानून की प्रक्रिया है उसमें वकील का होना ज़रूरी है, तो कानून ने गरीब लोगों को, अगर वो अपने डॉक्यूमेंट कोई गरीब जमा करता है, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता देने का प्रावधान है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है। तो इस केस में जो है परमानंद कटारा जी ने कहा कि भाई जिस तरीके से आर्टिकल 39 हमें मुफ्त विधिक सहायता देता है, उसी तरीके से हर गरीब आदमी को मुफ्त चिकित्सा सहायता पाने का भी अधिकार है। ठीक, अब अगला केस देखते हैं। देखिए कुछ केस देखते हैं हम जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं। महिलाओं से जुड़े हुए दो केस हैं मेन, जिसमें एक है पहला वुमेन्स फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा है विशाखा वर्सेस राजस्थान। अब जो पहला वाला केस है ये यौन अपराध से संबंधित है, दूसरा वाला केस विशाखा जी वाला जो है ये है कार्यस्थल पर महिलाओं को संरक्षण देना। जो कार्यस्थल होता है वहाँ पर भी महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है, बॉस के जरिए या किसी प्रभावी व्यक्ति के जरिए महिलाओं से यौन उत्पीड़न की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों लोगों की समस्याओं को सुना और सरकार को निर्देश दिए कि भाई सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए। कौन कौन सी दिशा में? वुमेन्स फोरम वाले केस में सरकार ने कहा कि भाई महिलाओं के प्रति जो यौन अपराध बढ़ते जा रहे हैं आप इन्हें कंट्रोल कीजिए, इन यौन अपराधों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी है, आप कानून बनाइए, कुछ भी कीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने अलग अलग कानून बनाए भी। इसी तरीके से विशाखा केस में भी गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कार्यस्थल पर महिलाओं को आप संरक्षण देंगे, कैसे देंगे इसके लिए कानून बनाइए, व्यवस्था कीजिए। और सरकार ने फिर उस पर व्यवस्था भी की, कानून भी बनाए। चलिए अब अगला केस देखते हैं, केस रिलेटेड टू रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का राज, यानी किसी भी लोकतांत्रिक देश में या किसी भी लोकतांत्रिक देश में क्या होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का राज। अब इसका मतलब क्या होता है कानून के राज का? कानून के राज के आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहला है कि सभी के लिए एक समान कानून होगा, अमीर के लिए भी वही कानून होगा, गरीब के लिए भी वही कानून होगा। ये नहीं होगा कि अमीर के लिए आप अलग कानून बना दो, गरीब के लिए अलग कानून बना दो। प्लस सभी के लिए एक समान विधि संहिता होगी। समान विधि संहिता का क्या मतलब है? कि आप उसमें अंतर नहीं करेंगे कि हिंदू के लिए अलग कानून बनाएंगे और मुस्लिम के लिए अलग कानून बनाएंगे। खैर हमारे भारत में अभी ऐसा है कि कुछ कानून हिंदू और मुस्लिमों के अलग हैं, लेकिन बाकी सारे कानून लगभग सेम हैं। और जो थोड़े बहुत कानून अलग अलग रह भी गए वो भी विशेष उपबंध के रहते हैं, जल्दी वो भी हट जाएंगे। चलिए, तो रूल ऑफ लॉ से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम दो केस पढ़ते हैं। पहला है खत्री वर्सेस अदर्स और दूसरा है हमारा DC वाधवा वर्सेस बिहार राज्य। तो खत्री वर्सेस अदर्स
खत्री एंड अदर्स और वर्सेस बिहार राज्य जो केस है, इसमें वही है जो हमने आर्टिकल 39 में पढ़ा था कि गरीब अभियुक्त, जो अभियुक्त है, गरीब है, अपना वकील नहीं ले सकता है, उसे आप मुफ्त विधिक सहायता देंगे। तो ये आर्टिकल 39 में मौजूद है। अब अगला देखते हैं, DC वाधवा वर्सेस बिहार राज्य। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि विधि शासन हमारे संविधान का अंतरंग भाग है, यानी हमारे संविधान में, संविधान को पढ़ने के बाद, आर्टिकल देखने के बाद ये स्पष्ट क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, बिल्कुल साफ होता है कि भारत में विधि का शासन है, भारत में विधि शासन है, क्योंकि पूरे देश को कौन चला रहा है, संविधान के बेस पे चल रहा है, सभी के लिए एक समान कानून है, और कुछ अगर इधर उधर कानून है भी तो उनको विशेष उपबंध के तहत है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था विधि का शासन से जुड़े हुए केस। अब ये सारे केसेस हैं जो हमने पढ़े, पढ़ने को देखिए हम इनको 2 मिनट में भी पढ़ सकते थे, जो आमतौर पे हम पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं और उसे फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको इन केसेस को ध्यान से पढ़ेंगे, उनके आर्टिकल से जोड़कर पढ़ेंगे, उसमें क्या केस था, क्या प्रॉब्लम थी, आप अपने आप को एक समाज सेवक मान के चलिए, ये सोच के चलिए कि आपने PIL फाइल की थी, क्या समस्या थी, उसका क्या सॉल्यूशन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्यूशन दिया तो क्यों दिया, प्लस सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई गवर्नमेंट को निर्देश दिया तो उस निर्देश के बाद गवर्नमेंट ने क्या केस, जो गवर्नमेंट ने क्या नए नियम बनाए, क्या नए कानून बनाए, जैसे घरेलू हिंसा एक्ट है, महिलाओं को कार्यस्थल पर संरक्षण है, ये सारे जो कानून बनते जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार इस पर कार्रवाई करती है और नए कानून बनाती है। तो आशा करता हूँ कि ये सभी केसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और जो मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता था वो बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। इसी आशा के साथ कि आप पूरी मन से तैयारी करेंगे, और अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो कोई बात नहीं, अगर एग्ज़ाम आपका होने वाला है UPSI का स्पेशली, तो उसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। अच्छे से अच्छा पेपर करने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड पोस्ट करूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।